So we will start with surface tension again. तो surface tension का जो basic idea है, the free surface of a liquid behaves like a stretched elastic membrane. तो किसी भी liquid का जो free surface होता है, it behaves like a stretched elastic membrane. मतलब उस free surface पे you can see some insects like ants या water spider, they can walk. तो थोड़ा सा वो इलास्टिक इन नेचर होता है. तो क्वेश्चन ये था कि व्हाई फ्री सरफेस ऑफ एनी लिक्विड इज लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन. वो समझने के लिए हमको मॉलिक्यूलर थ्योरी यूज करना पड़ेगा. और मॉलिक्यूलर थ्योरी में सबसे बेसिक आइडिया है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर फोर्सेस कंसिडर करने पड़ेंगे. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. तो अगर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स है, चाहे वो सेम टाइप के हो चाहे वो डिफरेंट टाइप के हो, दे बेसिकली अट्रैक्ट ईच अदर. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स. और ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये दो टाइप का होता है. एक होता है कोहेसिव फोर्स, एक होता है एडहेसिव फोर्स. The force of attraction between two molecules of same substance, उसको क्या बोलते हो? Cohesive force. For example, force of attraction between water molecule and water molecule, cohesive force. Force of attraction between two molecules of different substances, for example, water molecule and solid, जैसे कि ग्लास हो गया. अभी ग्लास को मैं ग्लास बोल रहा हूँ, पानी का ग्लास, राइट? पानी का ग्लास की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. ग्लास ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो ब्रिटल होता है उसकी बात कर रहा हूँ, जिससे ये मेरा लेंस बना है, राइट? उसको आप बेसिकली सिलिकेट भी बोलते हो. तो द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, उसको क्या बोलते हो? एडहेसिव फोर्स. एंड इफ यू रिमेंबर, मैंने कल भी बताया था, कोई भी मॉलिक्यूल एक दूसरे मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही अट्रैक्ट कर सकता है. इसको आप बोलते हो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स या फिर रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. तो व्हाट वी हैव सीन इज रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. यहां तक क्लियर? एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगा, बट इन ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट में, राइट में, ऊपर नीचे, बैकवर्ड फॉरवर्ड साइडवेज. तो एक स्फीयर बन जाएगा. इसको बोलोगे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. एन इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन विथ मॉलिक्यूल एट द सेंटर and radius equal to range of molecular force is known as sphere of influence. इसका मतलब अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चला जाए तो वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वो अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट भी करेगा. सो व्हेनेवर वन मॉलिक्यूल एंटर्स इनटू द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, it will experience attractive force due to molecule at the center, and it will also exert attractive force on the molecule of the center, at the center basically. तो ये 5 कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है बिफोर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस टेंशन. तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, अगर ये समझना है तो आपको ये सब पता होना चाहिए. एडहेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स एंड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. देन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सरफेस टेंशन, हम मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात करेंगे. सो वी विल लुक इनटू व्हाट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन. मॉलिक्यूलर थ्योरी, अब सबसे पहले तो आपको और एक पैरामीटर डिफाइन करना पड़ेगा जिसको आप बोलते हो सरफेस फिल्म. इमेजिन हमारे पास एक कंटेनर है. इस कंटेनर में हमारे पास एक लिक्विड है. वी हैव सम लिक्विड, लेट अस टेक वाटर इटसेल्फ. तो ये लिक्विड है हमारे पास, वाटर. ये जो लिक्विड का मतलब वाटर का जो फ्री सरफेस है, अगर मैं फ्री सरफेस पे एक लेयर कंसीडर करता हूं और इस लेयर का थिकनेस, इफ द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज इक्वल टू रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स, तो हमने क्या किया, हमने लिक्विड के फ्री सरफेस पे एक लेयर इमेजिन कर लिया.
और अगर इस लेयर का थिकनेस ये रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स जितना है तो इस लेयर को हम बोल देंगे सरफेस फिल्म। क्या बोलोगे इसको? सरफेस फिल्म। तो डिफाइन भी कर सकते हो, सरफेस फिल्म इज अ लेयर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस फिल्म इज अ लेयर on the free surface of liquid whose thickness is equal to range of molecular force। हमारा टास्क है टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इमेजिन सरफेस टेंशन समझने के लिए इमेजिन 3 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल है वेल इनसाइड द लिक्विड, एक मॉलिक्यूल है विद इन द सरफेस फिल्म, और एक मॉलिक्यूल है राइट एट द टॉप सरफेस ऑफ द फिल्म। तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स हम लोग लेंगे। तो वी विल कंसिडर 3 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल हमने लिया वेल इनसाइड, तो मैं वेल इनसाइड दिखाऊंगा, आई विल शो वेल इनसाइड आल्सो, बट जस्ट अ मिनट। तो ये आ गया वेल इनसाइड। ये जो वेल इनसाइड मॉलिक्यूल था उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। एक मॉलिक्यूल कहाँ पे है? एक मॉलिक्यूल इन द सरफेस फिल्म है, और एक मॉलिक्यूल कहाँ है? राइट एट द टॉप ऑफ द फिल्म है। तो हमारे पास 3 मॉलिक्यूल्स थे। वी हैव वन मॉलिक्यूल हियर, लेट अस से ए मॉलिक्यूल, और ए मॉलिक्यूल के साइड में मैंने क्या ड्रॉ किया है? स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ए। यहाँ पे एक दूसरा मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल बी। मॉलिक्यूल बी का भी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया है। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल नंबर सी। मॉलिक्यूल सी कहाँ है? राइट एट द सरफेस। तो सरफेस टेंशन समझने के लिए हमने 3 मॉलिक्यूल ले लिए, और 3 मॉलिक्यूल अलग अलग जगह पे लेने का एक पर्टिकुलर रीजन है, तो समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। नाउ इफ यू सी, ये जो ए मॉलिक्यूल था ये वेल इनसाइड द लिक्विड है। नाउ बिकॉज इट इज वेल इनसाइड द लिक्विड, ए मॉलिक्यूल के हर एक डायरेक्शन में, मतलब ए मॉलिक्यूल के साइड में, लेफ्ट में, राइट में, अप में, डाउन में, आगे पीछे, साइड वाइज, इन ऑल द डायरेक्शंस नेबरिंग टू ए मॉलिक्यूल, सारे के सारे मॉलिक्यूल कौन से टाइप के हैं? सेम टाइप के, मतलब वाटर मॉलिक्यूल है। ए मॉलिक्यूल खुद क्या है? वाटर मॉलिक्यूल है, क्योंकि आपने लिक्विड कौन सा लिया? वाटर। तो ए मॉलिक्यूल कौन सा है? वाटर। तो ये जो ए मॉलिक्यूल है वो वेल इनसाइड है। वेल इनसाइड होने की वजह से सारे के सारे नेबरिंग मॉलिक्यूल्स कौन है? सेम टाइप के हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि राइट साइड में मॉलिक्यूल है तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा बाय कोहेसिव फोर्स, लेफ्ट में मॉलिक्यूल है वो भी अट्रैक्ट करेगा बाय कोहेसिव फोर्स। मतलब ए मॉलिक्यूल लेफ्ट और राइट साइड में अट्रैक्ट होगा। अट्रैक्ट होगा मतलब उसको पुल किया जाएगा। अट्रैक्ट मतलब पुल करना कि पुश करना? पुल। So it is being pulled equally from both the sides. What is net force? 0. It will be pulled equally from top and bottom, क्योंकि ऊपर नीचे भी मॉलिक्यूल्स है। What is net force? 0. It will be equally pulled from sideways. Net force is 0, और यहाँ पे भी 0. So A molecule experiences 0 net force. Resultant force on molecule A is 0. राइट? सबसे ज्यादा फोर्स ए मॉलिक्यूल पे है, लेकिन नेट फोर्स कितना है? 0. मॉलिक्यूल ए एक्सपीरियंसेस मैक्सिमम कोहेसिव फोर्स बट द रिजल्टेंट इज 0. जो बी मॉलिक्यूल है इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का छोटा सा पार्ट एयर में है, बाकी पार्ट इनसाइड लिक्विड है। तो बी मॉलिक्यूल के जो साइड में मॉलिक्यूल्स होंगे उसका तो फोर्स कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये फोर्स हो गया कैंसल आउट, क्योंकि साइड वाइज इट इज बीइंग पुल्ड इक्वली, तो ये हो गया कैंसल। नीचे के मॉलिक्यूल्स पुल कर रहे हैं लेकिन ऊपर एयर है, एयर के मॉलिक्यूल्स इक्वल फोर्स से पुल कर नहीं सकते क्योंकि एयर का डेंसिटी कम होता है। देखो मॉलिक्यूल हमारे सराउंडिंग में कितने हैं वो मटेरियल की डेंसिटी पे डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ एयर इज ओनली 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर एज फॉर वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसका सिंपल मतलब ये हुआ, अगर एक रीजन में एयर का एक मॉलिक्यूल है तो उतने ही रीजन में वाटर के 1000 मॉलिक्यूल्स है। तो नीचे वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा है और ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स कम है, तो ऊपर की तरफ का फोर्स कम है, मतलब एडिसिव फोर्स निग्लिजिबल है, क्योंकि एयर और वाटर में कौन सा फोर्स होगा? एडिसिव। वो क्या है? निग्लिजिबल है। और कोहेसिव फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्गर है। तो कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, और कोहेसिव फोर्स कहाँ पे है? नीचे की तरफ है। तो बी मॉलिक्यूल पे नेट फोर्स कहाँ पे है? डाउनवर्ड्स है। मॉलिक्यूल बी एक्सपीरियंसेस नेट डाउनवर्ड फोर्स।
और सी के केस में तो और भी इजी है, क्योंकि सी का हाफ पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर एंड हाफ पार्ट इज इन लिक्विड। एयर का डेंसिटी कम, तो एडहेसिव फोर्स अगेन नेग्लिजिबल, बट कोहेसिव फोर्स इज मोर, तो यहाँ पे नेट डाउनवर्ड फोर्स तो और भी ज्यादा है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? यू अंडरस्टैंड कि यहाँ जो सरफेस फिल्म के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, या तो टॉप सरफेस पे जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे, उन सब पे एक नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा, राइट? तो जब नेट डाउनवर्ड फोर्स आएगा तो सरफेस के मॉलिक्यूल, सरफेस फिल्म के मॉलिक्यूल कहाँ जाएंगे? नीचे जाएंगे। इसका मतलब सरफेस फिल्म में मॉलिक्यूल्स का नंबर कम हो जाएगा कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स विच आर वेल इनसाइड। जब मॉलिक्यूल का नंबर कम हो गया तो सरफेस को अगर खुद को मेंटेन करना है तो क्या होगा? अभी इमेजिन यहाँ पे हमको इस पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करना है, किसी को अंदर जाने देना नहीं है। हम पहले बहुत लोग थे तो हम एकदम साइड बाय साइड खड़े रह गए, फिर 2-3 लोग चले गए, हम कम हो गए तो फिर हमको एक दूसरे का हाथ टाइटली पकड़ना पड़ेगा। ये सिर्फ एनालॉजी है। यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड एंड होल्ड द हैंड्स टाइटली so that not to allow anyone to go inside. अब सरफेस लेयर में क्या हुआ, सरफेस फिल्म में क्या हुआ? मॉलिक्यूल्स पे नेट फोर्स था, कहाँ चले गए? डाउनवर्ड। मतलब सरफेस फिल्म में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है कंपेयर टू डाउनवर्ड। अगर इन मॉलिक्यूल्स को नीचे नहीं जाना, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल नीचे जाएंगे तो सरफेस कभी रहेगा ही नहीं, सारे ही मॉलिक्यूल नीचे चले गए, फिर जो मॉलिक्यूल रह गए वो भी नीचे जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, तो ऐसा तो करते करते सरफेस कभी बचेगा ही नहीं। लेकिन सरफेस तो होता है ना, हर एक लिक्विड सरफेस होता है कि नहीं होता है? तो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स बच गए, दे होल्ड ईच अदर टाइटली। यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? कम है तो क्या होगा? स्ट्रेचिंग होगा। दैट इज व्हाई द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड लुक्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, एंड दैट इज द आइडिया बिहाइंड सरफेस टेंशन। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी में आपको इतना ही करना है। आपको 3 मॉलिक्यूल्स देने हैं, वेल इनसाइड, विद इन सरफेस फिल्म एंड एट द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तीनों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ड्रॉ करना है, बताना है कि ए मॉलिक्यूल वेल इनसाइड है, उस पर सबसे ज्यादा कोहेसिव फोर्स है, लेकिन नेट फोर्स 0 है, क्योंकि दैट मॉलिक्यूल इज बीइंग पुल्ड इक्वली फ्रॉम ऑल द साइड्स, नेट फोर्स इज 0। द मॉलिक्यूल विद इन द सरफेस फिल्म, दैट इज बी मॉलिक्यूल, हैज अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इन एयर, बराबर। तो जो एयर में है इन स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, उसमें डेंसिटी एयर का क्या है? कम है। तो एडहेसिव फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल्स इज लेस, cohesive force is more, but cohesive force is net force is downward. Similarly for C molecule, half part is in air, half part is in water. एयर में जो है तो वहां पे डेंसिटी कम है तो एडहेसिव फोर्स नेग्लिजिबल है, लेकिन कोहेसिव फोर्स इज स्ट्रॉन्गर which is downward again. So all the molecules which are within the film or on the surface of film, they experience a net downward force, and hence some of the molecules will basically go inside the liquid. इसका मतलब the number of molecules in the surface film, it is less compared to the deep inside, right? Hence the molecules will behave like a stretched elastic membrane, and that is the idea behind surface tension. लेकिन ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, हम थ्योरी पे बेस तो नहीं कर सकते ना। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि सपोज मेरे पास 2 टाइप के लिक्विड दे दिए, फॉर एग्जांपल एक प्योर वाटर है, एक नींबू शरबत है, और एक में तुमने कुछ और ही मटेरियल डाल दिया, उसको थिक बना दिया, तो 3 अलग अलग मेरे पास लिक्विड है, तो तीनों ही केसेस में सरफेस टेंशन है। अभी मैं थ्योरेटिकली तो बता नहीं सकता ना, आई हैव टू गिव सम वैल्यू, आई हैव टू टेल कि ये मटेरियल का, ये लिक्विड का सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसका कम है। ज्यादा और कम मतलब यू हैव टू गिव इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो हमको सरफेस टेंशन एक नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम फॉर्मूला बनाते हैं सिंपल। जहां जहां तुमको नंबर लगे इक्वेशन बना लेना, और इक्वेशन बनाना यहाँ पे ज्यादा सिंपल है। क्यों सिंपल है? बिकॉज इफ यू इमेजिन, सपोज ये लिक्विड था, ये लिक्विड का टॉप सरफेस है, फ्री सरफेस ऊपर का, और जो फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल अगर मैं लेता हूँ, लेट अस टेक ओनली 1 मॉलिक्यूल फॉर द टाइम बीइंग, मैंने एक ही मॉलिक्यूल लिया। ये जो एक मॉलिक्यूल था टॉप सरफेस पे, इसके साथ क्या हो रहा है? इसके साथ ये हो रहा है कि ये साइड वाइज भी स्ट्रेच होगा। क्यों? क्योंकि इसके साइड में भी मॉलिक्यूल है, इसके साइड में ये एक सरफेस का मॉलिक्यूल है, इसके बाजू में तो और भी मॉलिक्यूल होगा ना। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे दूसरा मॉलिक्यूल है, क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो सरफेस का मॉलिक्यूल है, इट इज बीइंग
अट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द साइड्स। नीचे भी होगा, ऑफ कोर्स नीचे भी होगा, करेक्ट, लेकिन हम नीचे का फोर्स फिलहाल कंसिडर नहीं करेंगे। उसका सिंपल रीजन है, सरफेस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हो सब पे ही इक्वल फोर्स लगता है डाउनवर्ड्स। तो हम फिलहाल सिर्फ बात किसकी करेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल्स की, और उन पे जो फोर्स लग रहा है साइड वाइज। आपको पता है दो टाइप के फोर्सेस की बात करते हो तुम, एक जो सरफेस को नॉर्मल हो, परपेंडिकुलर हो, उसको क्या बोलते हो, नॉर्मल फोर्स। एक जो सरफेस पे साइड वाइज हो, पैरेलल हो, उसको बोलते हो टेंजेंशियल फोर्स। तो सरफेस टेंशन डिफाइन करने के लिए हम टेंजेंशियल फोर्स का यूज करेंगे। तो अब इसी सरफेस को, ये तुमने साइड से देखा, पानी का ग्लास था, तुम साइड से देख रहे हो। अब उसी पानी के ग्लास को टॉप से देखोगे। अगर आप टॉप से देखोगे तो व्हाट विल यू सी इज, सपोज यू आर लुकिंग एट top surface of liquid. So if you're looking at top surface of liquid, you will see something like this. तो ये क्या है, top surface of liquid है, क्या है ये, top surface। अगर top surface of liquid पे मैं एक imaginary line ले लूं, if I take an imaginary line here, this is an imaginary line, और इस imaginary line पे क्या है, molecules है। किसके molecules है, water के molecules है। तो I will show some molecules here, I will show only a few। यहाँ एक molecule दिखा देता हूँ, यहाँ एक दिखा देता हूँ, यहाँ एक दिखा देता हूँ, and I will take only 4 of them। ये चारों के चारों मॉलिक्यूल्स, दे आर एक्सपीरियंसिंग विच फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, तो साइडवाइज फोर्स, तो दे आर एक्सपीरियंसिंग टेंजेंशियल फोर्स। तो इमेजिन ये जो लाइन थी, ये कौन सी लाइन थी, इमेजिनरी लाइन थी। इस इमेजिनरी लाइन को नाम दे देते हैं ए बी। इस इमेजिनरी लाइन का लेंथ ले लेते हैं एल। इस इमेजिनरी लाइन पे जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सबका टोटल टेंजेंशियल फोर्स को बोल देता हूं मैं एफ टी, F suffix T, because this is tangential force। तो टोटल टेंजेंशियल फोर्स अपॉन टोटल लेंथ मतलब क्या, फोर्स पर यूनिट लेंथ, क्या बोलोगे उसको, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो ये जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है, इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज टेंजेंशियल फोर्स per unit length acting on the molecules of the surface. Simple, done. Surface tension is defined as tangential force acting per unit length on the molecules of the surface. तो surface tension force नहीं है, वो क्या है, फोर्स अपॉन लेंथ है। दो जगह पे टेंशन सुनते हो, एक होता है स्ट्रिंग में टेंशन, वो फोर्स होता है, वो M1 L1 T-2 होता है, मास इंटू एक्सेशन का डायमेंशन, क्योंकि वो फोर्स है। ये सरफेस टेंशन है, इसका डेफिनेशन ही है टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो तुमने फोर्स को किससे डिवाइड कर दिया, लेंथ से। फोर्स किसमें था, न्यूटन में, ये किसमें है, मीटर में, तो न्यूटन पर मीटर। यहां तक क्लियर। देन अगर टेंशन के डायमेंशन आपको फाइंड करने हैं, वेल बाय द वे हम डायमेंशन में टी किसके लिए रिजर्व करते हैं, इसके लिए कुछ बुक्स में सरफेस टेंशन को टी से डिनोट नहीं करते, एस से डिनोट करते हैं। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। सिर्फ वो क्यों करते हैं कि आप टी, कैपिटल टी ऑलरेडी टाइम या टाइम पीरियड के लिए भी यूज करते हो, इसके लिए वो एस लिख देते हैं, सरफेस टेंशन एस। तो इसके डायमेंशंस क्या आएंगे, फोर्स, फोर्स क्या है, M1 L1 T-2 अपॉन L1 L1 तो M1 and T-2, these are the dimensions of surface tension। यार क्लियर, गुड। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप बोलते हो सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी फिजिक्स के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में हमने 7 जगह पे देखा है, 7 या 8 जगह पे देखा है पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ कहाँ देखा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कहाँ देखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज सिस्टम, मतलब n पार्टिकल्स थे, n चार्जेस थे, उसमें स्टोर हो गया एनर्जी। क्यों स्टोर हुआ, क्योंकि पहला चार्ज आप लाए, नो वर्क इज डन, क्योंकि पहले चार्ज को जब लाए तो अपोज करने के लिए कोई भी फील्ड नहीं था। दूसरा चार्ज लाए, वर्क इज डन अगेंस्ट द फील्ड ऑफ फर्स्ट, तो ये एनर्जी, वर्क डन इज एनर्जी। तो वर्क, अगर एनर्जी है, एनर्जी कैन ईदर बी क्रिएटेड, कहाँ गया ये एनर्जी, स्टोर हो गया, कहाँ पे, सिस्टम ऑफ चार्जेस में। तीसरा चार्ज लाए तो दोनों ने अपोज किया, तो वर्क डन हुआ, ज्यादा वर्क डन हुआ, कहाँ गया, स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट।
तो पहले मैंने कहा हुआ था, पहला कहाँ देखा था, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन में आप ऑब्जेक्ट को एक हाइट से दूसरे हाइट पे शिफ्ट करते हो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसमें एनर्जी लगता है, वर्क होता है, वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चार्जेस को मूव किया, वर्क स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कैपेसिटर में मतलब बैटरीज में चार्जिंग करते हो तो क्या करते हो, पहला चार्ज आता है, नो वर्क इज डन, फिर चार्ज आता है, वर्क इज डन, फिर चार्ज आता है, वर्क इज डन। तो जब चार्जिंग बोलते हो ना, चार्जिंग जब होता है तो चार्जिंग होता है मतलब वहां पे वर्क डन होता है, वो वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो कैपेसिटर में भी हमने देखा था हाफ CV², राइट। उसके बाद हमने और कहाँ देखा है, हमने देखा है अगर याद होगा इलास्टिसिटी में, एक वायर था, वायर के नीचे लोड लगा दिया, लोड ने क्या किया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, वायर का लेंथ बढ़ा दिया। वायर का लेंथ बढ़ना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, डिस्प्लेसमेंट अपने आप नहीं होता है, वर्क डन होता है। तो ये जो लोड ने वायर का लेंथ बढ़ा दिया, एक्सटेंशन प्रोड्यूस किया, तो एक्सटेंशन प्रोड्यूस करने में जो भी वर्क हुआ वो कहाँ स्टोर हो गया, एनर्जी कहाँ पे, वायर में, उसको बोलते हो इलास्टिक एनर्जी। तो ऐसे कहाँ पे भी अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ये यूज कर रहे हो तो ये कहाँ से आता है, वर्क डन से आता है। मतलब जहां जहां पे वर्क हो वहां वहां पे वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ कौन सा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सिर्फ नाम अलग अलग है, किसी को मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हो, अभी देखा था थोड़े दिन पहले हमने देखा था, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे भी आइडिया वही था, वर्क डन, बराबर। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज ऑल्सो पोटेंशियल एनर्जी कम्स फ्रॉम वर्क डन। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड, ये भी वर्क डन से ही आता है। इलास्टिक एनर्जी भी वर्क डन से ही आता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन से ही आता है। मतलब जहां जहां वर्क हो वहां वहां पे वर्क स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका रेलेवेंस क्या है यहाँ पे, इसका रेलेवेंस भी है। द आइडिया हियर इज, आई जस्ट टोल्ड यू कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स है उस पे एक नेट फोर्स है, कहाँ पे, डाउनवर्ड्स। तो सरफेस के सारे ही मॉलिक्यूल्स कहाँ जाने की कोशिश करेंगे, डाउनवर्ड्स। तो ऐसे तो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स नीचे ही पहुंच गए तो सरफेस बचेगा क्या। तो इसका मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स नीचे से ऊपर भी आ रहे हैं। some molecules they are coming up also, when they are coming up they are overcoming two different forces, एक तो ग्रेविटी क्योंकि they are going up against gravity, नंबर 2 यहाँ पे नेट कोहेसिव फोर्स 0 था, मतलब ये जो नेट कोहेसिव फोर्स 0 है इसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा और ऊपर आना पड़ेगा। तो some of the molecules from deep inside they are coming up to maintain the surface layer, so they are coming up, when they are coming up work has to be done against the opposing forces, work done is energy which can neither be created, so the question was कि एनर्जी गया कहाँ पे, फिर ये एनर्जी स्टोर हो गया कहाँ पे, सरफेस में, सरफेस फिल्म में, तो इसको क्या बोलोगे, सरफेस एनर्जी। तो ये क्या है, वर्क डन है, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये पोटेंशियल एनर्जी कहाँ स्टोर हो गया, सरफेस में। तो याद रखना, this is nothing but potential energy which is stored in the surface film, this is called as surface energy। वापस बात वही है, ये तो theoretical definition है, I need numbers, I need an equation। मुझे अगर फाइंड करना है, मुझे अगर कंपेयर करना है दो सरफेसेस को, तो मुझे दो सरफेस एनर्जीज के वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज आती है फॉर्मूला से, तो हमको इक्वेशन डिराइव करना पड़ेगा। और हमको और एक चीज देखनी है कि हमने सरफेस टेंशन डिफाइन किया, सरफेस एनर्जी भी डिफाइन किया, तो सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में रिलेशन क्या है ये भी देखना है। तो उसके लिए हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो टाइटल ऑफ द टॉपिक विल बी आई थिंक रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। राइट, तो वी विल डू अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। वैसे ये आपने बहुत बार किया है, जब बच्चे थे तो जतरा लगते अपने यहाँ पे जाते थे, उसमें एक सोप सॉल्यूशन मिल रहा था जिसमें एक रिंग जैसा एक कुछ आपके पास स्टिक होता था, उसको आप इंसर्ट करते थे, फिर वहां पे एक फिल्म बनता था, फिर आप उसको ब्लो करोगे तो यू विल गेट बबल्स। तो ब्लो करने से पहले की प्रोसेस, व्हेन यू डिप a film, sorry, a frame, circular frame, and take it out, you see a layer
दैट इज लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन, दैट इज लेयर ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो सरफेस फिल्म बोलते हैं उसको। तो हमारे पास वैसा ही एक क्या है, फ्रेम है, सिर्फ वो फ्रेम सर्कुलर होता था, ये फ्रेम रेक्टेंगुलर है, और इसमें 3 साइड्स मूविंग है और एक साइड है स्लाइडिंग। तो यहाँ पे एक साइड क्या है, स्लाइडिंग है, यू हैव वन साइड है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग का मतलब क्या होता है, स्लाइडिंग का मतलब, कभी वाटर पार्क नहीं गए? स्लाइडिंग मतलब विच कैन मूव, तो दिस साइड इज स्लाइडिंग। इसको कुछ नाम दे देंगे, इसको बोल देंगे लेटर से ए, नाम देना आपके ऊपर है, आपकी मर्जी कैसे नाम देना है, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, इसको बोल दो सी, इसको बोल दो डी। ये वैसे ही टाइप का एक स्टिक है जो आप सोप सॉल्यूशन में इंसर्ट करके बाहर निकालते थे, सिर्फ वो रिंग का शेप था, ये रेक्टेंगुलर शेप है। आपने ये रेक्टेंगुलर फ्रेम with one side which can move, you insert it in soap solution and take it out. When you take it out from soap solution, what you will see is यहाँ पे एक लेयर बन गया, this is layer due to surface tension, तो यहाँ पे एक लेयर बन गया। अब सरफेस टेंशन का एक प्रॉपर्टी है, वो है मिनिमम सरफेस एरिया का। तो कभी आपने तो सोचा ये जो लिक्विड ड्रॉप्स होते हैं वो स्पेरिकल ही क्यों होते हैं शेप में, प्लैनेट्स या फिर स्टार्स वो स्पेरिकल ही क्यों है शेप में? द रीजन इज surface tension. Surface tension has the property to occupy minimum area, minimum surface area, और मिनिमम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है, ये पता होना चाहिए। तो सरफेस टेंशन करता क्या है, सरफेस टेंशन मैंने अभी बताया, सरफेस टेंशन कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो जैसे ही आपने इस फ्रेम को सोप सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया, यहाँ पे एक लेयर बन गया लिक्विड का, और ये लिक्विड का लेयर बनने की वजह से all the sides will be pulled inside, सारे के सारे sides will be pulled inside because the property of surface tension is to have minimum surface area। तो contraction होता है यहाँ पे, जब contraction होगा तो ये साइड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, बाकी सारे साइड कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि वो साइड फिक्स है, सिर्फ एक ही साइड क्या है, स्लाइडिंग है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स है, कौन सा फोर्स है, सरफेस टेंशन का फोर्स है। कौन फोर्स लगा रहा है, लिक्विड का लेयर। अभी अभी मैंने आपको बताया सरफेस टेंशन इज फोर्स अपॉन लेंथ, तो व्हाट इज फोर्स, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, तो व्हाट इज फोर्स, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। सिर्फ आपके नोट्स में कैपिटल टी लिखा है, बस इतना ही चेंज है, यहाँ मैं एस लिख रहा हूँ, आपके नोट्स में कैपिटल टी लिख के दिया है मैंने, सिर्फ मैं यहाँ पे कैपिटल टी कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, दैट इज वाई, राइट, यहाँ तक क्लियर। लेकिन यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा क्योंकि एक फ्री सरफेस, हमने जब यहाँ पे सरफेस टेंशन डिफाइन किया तो मैंने आपको पहले क्या बताया कि पानी है, हम कहाँ देख रहे हैं, टॉप सरफेस पे। तो टॉप सरफेस एक ही फ्री सरफेस था ऊपर, नीचे फ्री था क्या, नहीं, नीचे क्या था, लिक्विड था। इस सरफेस फिल्म में 2 फ्री सरफेस है, एक बाहर का एक अंदर का, क्योंकि आपको मैंने इसलिए बोला कि कंपेयर करो, आप जब वो फ्रेम डिप करके बाहर निकालोगे तो एक सरफेस बनेगा सोप सॉल्यूशन का, उसके आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ और अंदर की तरफ क्या है, फ्री है। जब आपके पास एक सरफेस फ्री थी तो सरफेस टेंशन आपने एक बार लिखा, अब यहाँ पे 2 सरफेस फ्री है तो सरफेस टेंशन 2 बार लिखोगे, तो जितने फ्री सरफेस उतना सरफेस टेंशन, और 2 ही हो सकते हैं, 1 या 2, तीसरा नहीं ला सकते आप, 1 या 2। जैसे वाटर है तो ऊपर का सरफेस फ्री है, नीचे का फ्री नहीं है, फिल्म है तो 2 फ्री सरफेस है, तो 2 फ्री सरफेस होंगे तो कितनी बार लिखोगे, 2। तो व्हाट इज टोटल फोर्स, 2 इंटू एस इंटू एल, आपके बुक में 2TL लिखा है वो, बराबर, राइट। देन अब अगर मुझे इस फिल्म का
एरिया बढ़ाना है। अगर एरिया बढ़ाना है तो मुझे इस लेयर को, इस स्लाइडिंग साइड को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेस करना पड़ेगा। कहाँ पे, आउटवर्ड्स। आउटवर्ड्स कम से कम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आउटवर्ड्स, जितना सरफेस टेंशन का फोर्स है उतना कम से कम लगाना पड़ेगा, बराबर। और एक चीज याद रखो, अगर आप ज्यादा फोर्स लगाते हो तो पता है क्या होगा, गया। इफ यू पुल दैट फिल्म आउटवर्ड्स विथ force greater than force due to surface tension, film will break down। तो हमको इस फिल्म का एरिया बढ़ाना था, तो ये जो स्लाइडिंग साइड है सीडी, इसको बाहर पुल कर रहे हो, लेकिन बाहर पुल आप कर सकते हो ओनली विथ फोर्स इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो मान लो कि हमने dx से इसको बाहर पुल कर लिया, कितने से, dx, तो वर्क डन होगा। वर्क डन क्यों होगा, क्योंकि फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स इज टुवर्ड्स लेफ्ट एंड डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट। तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना है, dx, बराबर। एक्चुअली मैंने क्या लिखना चाहिए, माइनस एफ dx, तो मैंने माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैंने फोर्स कौन सा दिखाया, f डैश, राइट। तो वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द साइड CD through small distance dx is equal to f dash dx. What is f dash? 2s और ये l. What is l dx? ये साइड क्या है, ये साइड क्या है, l है। l इंटू dx क्या है, एरिया नहीं है, इंक्रीज इन एरिया है। पहले एक चीज समझ लो, स्लाइड करने से पहले, बाहर मूव करने से पहले ये साइड x था, तो एरिया क्या था, lx, बराबर। अब हमने इसको स्लाइड किया, बाहर मूव कर लिया, तो ये जो एक्स्ट्रा एरिया कवर हुआ वो कितना है, l dx। एक्स्ट्रा मतलब इंक्रीज, तो एरिया कितने से इंक्रीज हो गया, dA से। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इंक्रीज इन एरिया भी क्या है, स्मॉल, तो स्मॉल इंक्रीज इन एरिया क्या आएगा, l dx, क्योंकि ये एरिया क्या है फिर, l dx है। तो यहाँ पे क्या लिखा तुमने, तो व्हाट इज वर्क डन, 2s dA। करेक्ट है, करेक्ट है, गलत है। क्यों गलत है, तुमने सिर्फ फ्रंट साइड का मेजर किया, बैक साइड का कौन करेगा, बैक साइड का कौन करेगा। जब तुम, अरे इमेजिनेशन बढ़ाओ, जब तुम स्लाइड कर रहे हो, जब तुम स्लाइड कर रहे हो तो क्या सिर्फ फ्रंट का एरिया बढ़ रहा है, बैक का भी बढ़ेगा, बैक का भी बढ़ेगा ना। तो ये जो l dx आपने लिखा, ये जो l dx तुमने लिखा ना, इस l dx के साथ 2 भी लिख दो, और यहां पे भी आप क्या लिखोगे, 2। तो व्हाट इज टोटल इंक्रीज इन एरिया, 2l dx। dA is the increase in area on one side and dA is increase in area on the back side, तो total increase in area is 2l dx, बराबर। तो ये क्या आ गया, dw इक्वल टू s इंटू dA। अभी भी नहीं समझा सिस्टम में तो अभी डाल लो, अभी सब ब्लैंक हो जाओ पहले, रफ एवरीथिंग। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमारे पास एक मेटालिक फ्रेम है रेक्टेंगुलर शेप का, ABCD, उसमें से एक साइड स्लाइडिंग है, बाकी सारे साइड फिक्स है। तुमने मेटालिक फ्रेम को एक सोप सोल्यूशन में डिप किया, बाहर निकाल लिया, एक सरफेस फिल्म बन गया सोप सोल्यूशन का। और इसका प्रॉपर्टी होता है कॉन्ट्रैक्शन का, एक इनवर्ट फोर्स लगा सरफेस टेंशन का, उस फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2SL, सरफेस टेंशन इंटू 2 इंटू L, तो 2SL, करेक्ट। अब अगर मुझे इस फिल्म का एरिया बढ़ाना है तो मुझे आउटवर्ड फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन वो आउटवर्ड फोर्स सरफेस टेंशन के फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता, और मुझे डिस्प्लेसमेंट करना है dx। तो dx डिस्प्लेसमेंट करने में मैंने फोर्स लगा दिया f डैश, तो वर्क डन कितना हो गया, f डैश dx। लेकिन f डैश क्या था, 2SL dx। 2 into L into dx is the total increase in area, that is called as dA। तो dw क्या बन गया, SdA, क्या बन गया। But work done is always stored in the form of energy, potential energy। कहाँ पे, सरफेस में, तो इसको क्या बोलोगे, सरफेस एनर्जी। तो व्हाट इज dw,
सरफेस एनर्जी. व्हाट इज DW? सरफेस एनर्जी. तो सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया. सरफेस एनर्जी, क्योंकि वर्क डन is stored in the form of energy in the surface energy is equal to surface tension into increase in area. Surface energy is surface tension into increase in area. Surface tension equal to surface energy equal to surface tension into, तो अभी ये भूलना नहीं, तो dW by dA इक्वल टू S, क्योंकि आगे भी हमको काम में आने वाला है. यहाँ तक क्लियर? अगला टॉपिक कौन सा है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अब एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब क्या? तो एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब जब भी एक लिक्विड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में आएगा तो वहां पे एक मिनिस्कस बनेगा. मिनिस्कस मतलब एक कर्व शेप बनता है. वो मिनिस्कस या तो कॉन्केव होता है या फिर कॉन्वेक्स होता है. तो सरफेस जब भी लिक्विड का एक सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट आएगा, in that case the top surface of liquid has a meniscus. meniscus क्या बता देता हूं. तो effectively we want to understand what is angle of contact. लेकिन angle of contact समझने से पहले you need to know some basics. whenever a liquid is in contact with solid, the top surface of liquid forms a meniscus. मिनिस्कस मतलब कर्व शेप. या तो ऐसा शेप बनेगा, इसको बोलते हो कॉन्केव मिनिस्कस, या फिर कॉन्वेक्स बनेगा, या फिर बनेगा कॉन्वेक्स मिनिस्कस, या तो ऐसा बनेगा. दोनों में से एक पॉसिबिलिटी है, वन ऑफ द टू. अभी बोलोगे कॉन्केव कॉन्वेक्स कैसे बोल रहे हो? इसी को ऊपर से देखूंगा तो कॉन्केव है, इसी को नीचे देखूंगा तो, हाँ, तो तुम लिक्विड के अंदर जाके नहीं देखते हो, तुम लिक्विड के ऊपर से ही देखते हो. तो तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहाँ पे है? आउटसाइड द लिक्विड. So you're looking from the top. If you see a concave, then it is called as concave meniscus. If you see convex, then it is called as convex meniscus. So your frame of reference is always outside the liquid. So you will see in the first case concave, in the second case convex. अब अगर हम ऐसा करें, ये जो कर्व सरफेस है इसको अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, इसको भी और इसको भी. इफ वी ड्रॉ टेंजेंट, लेकिन टेंजेंट तुमने ड्रॉ कहां किया? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. इफ वी ड्रॉ अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड लिक्विड का कांटेक्ट यहां पे हुआ. कहां पे हुआ? यहां पे हुआ. हमने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया कहां पे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड. और इस टेंजेंट ने सॉलिड सरफेस के साथ कितना एंगल बनाया? दैट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ कांटेक्ट. लेकिन सॉलिड सरफेस ने तो यहां से भी एंगल बनाया. तो एंगल कहां से मेजर करते हो? इनसाइड द लिक्विड. देखो क्या है, बाकी सब छोड़ो, अगर आपको VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में भी आ गया ना, डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो याद ही नहीं आता किसका एंगल, किसने बनाया, कहां से बनाया, कहां से मेजर किया. टेंजेंट ने एंगल बनाया सॉलिड सरफेस के साथ, कहां से मेजर किया? इनसाइड द लिक्विड मेजर किया. एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट drawn at the point of contact of solid and liquid measured with respect to solid inside the liquid is defined as angle of contact. The angle between the tangent drawn at the point of contact and the surface of solid measured inside the liquid is called as angle of contact. The angle between the tangent drawn at the point of contact of solid and liquid with respect to surface of solid measured inside the liquid is called as angle of contact. Right? अब एंगल ऑफ कांटेक्ट इन टोटल दो टाइप के देखोगे, एक एक्यूट, एक ऑब्ट्यूज. तो ये कौन सा था? एक्यूट. ये कौन सा था? ऑब्ट्यूज. तो अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जेईई नीट में बहुत लगेगा ये, बहुत मतलब इस पे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आते. ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट है, आपको बोलेंगे यू हैव अ लिक्विड व्हिच वेट्स अ सॉलिड. वेट्स अ सॉलिड, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होता है.
जैसे केरोसिन, जैसे वाटर। यू हैव अ लिक्विड विच डज नॉट वेट अ सॉलिड, मर्क्यूरी। तो तुमको पता होना चाहिए, डज नॉट वेट बोला मतलब एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ऑब्ट्यूस 90 to 180। अगर बोला होगा विच वेट्स अ सॉलिड, एक्यूट फ्रॉम 0 to 90। क्लियर, गुड। नाउ द क्वेश्चन हियर इज कि ये एग्जैक्टली ऐसा हुआ क्यों? व्हाई कॉन्वेक्स मेनिस्कस इज फॉर्म्ड इन सम केसेस, व्हाई कॉनकेव मेनिस्कस इज फॉर्म्ड इन सम केसेस? सो द रीजन लाइज इन द रिजल्टेंट फोर्स। क्योंकि यहाँ पे देखो दो टाइप के फोर्स इन्वॉल्व है, एक है एडेसिव फोर्स, एक है कोहेसिव फोर्स। तो हमको तो पहले एक एक करके समझना पड़ेगा कि कौन से केस में एडेसिव फोर्स ज्यादा है, कौन से केस में कोहेसिव फोर्स ज्यादा है। और बाय द वे और एक चीज पता होनी चाहिए, सरफेस टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है अलोंग दिस टैंजेंट। ये जो तुमने टैंजेंट ड्रॉ किया ना, इट इज आल्सो द डायरेक्शन ऑफ सरफेस टेंशन। हम एक एक करके फोकस करते हैं। लेट अस फर्स्ट फोकस ऑन एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब मैं जब एक्यूट एंगल ऑफ कांटेक्ट बोल रहा हूं तो रिमेंबर, मैं पूरा का पूरा ट्यूब नहीं दिखाऊंगा, मैं ट्यूब का सिर्फ थोड़ा सा पार्ट दिखाऊंगा। आई विल शो ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ट्यूब। So our focus will be only on the small part of the tube। मतलब हम आधा साइड दिखाने ही नहीं वाले। So I will show only one side. That is the idea. I will be showing only one side. So I will show only one side. Let us say ये solid surface है। अब solid का thickness कितना भी कम हो, थोड़ा बहुत तो होगा ही, तो this is some thickness of solid। Then you have a liquid। Let us say water है, kerosene है, तो उस केस में you have something like this। So you have a surface which is convex है कि concave है? Concave, ऐसा surface है। To understand why the surface is concave, we will consider a molecule very near to the point of contact or right at the point of contact। एक वाटर का मॉलिक्यूल ले लो, लिक्विड का मॉलिक्यूल ले लो, जो या तो डायरेक्टली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे है या तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बहुत पास में है, दोनों में से एक केस। आई विल टेक डायरेक्टली एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब मैं ड्रॉ करूंगा इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। So you have this as sphere of influence। Now if you notice, इसका sphere of influence तीन अलग अलग मीडियम में है, एक सॉलिड में है, एक लिक्विड में है, एक एयर में है। तो यहाँ पे एक कोहेसिव फोर्स है और दो एडेसिव फोर्स है। तो मान लेते हैं कि ये मॉलिक्यूल का नाम है ए, दिस इज ए मॉलिक्यूल। इस ए मॉलिक्यूल पे जो एडेसिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि इसका हाफ पार्ट, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का हाफ पार्ट है सॉलिड में, तो यहाँ पे जो फोर्स है एडेसिव, इसको मैं नाम दे दूंगा एपी। सो एपी इज विच फोर्स? एडेसिव फोर्स। उसके बाद इसका मोर देन 1/4 बट लेस देन हाफ, 1/4 से ज्यादा लेकिन हाफ से कम कहाँ पे है? लेकिन एयर का डेंसिटी क्या है? नेग्लिजिबल है। तो एडेसिव फोर्स ड्यू टू एयर इज negligible, it can be neglected। then उसका एक पार्ट, छोटा सा पार्ट किसमें है? वाटर में है। वाटर में है तो यहाँ पे ये फोर्स आ जाएगा, कौन सा? कोहेसिव फोर्स। इसको मैं बोल दूंगा AC, कोहेसिव फोर्स। क्लियर? और हम टैंजेंट भी ड्रॉ कर लेंगे, तो वी विल आल्सो ड्रॉ टैंजेंट हियर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो ये आ गया टैंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यहाँ पे दो फोर्सेस है, एक है एडेसिव फोर्स, एक है, दोनों का रिजल्टेंट अलोंग द डायगोनल होगा, क्योंकि दो वेक्टर्स सेम पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो अगर आपको याद होगा, व्हेन टू वेक्टर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट द रिजल्टेंट इज अलोंग डायगोनल। तो इस केस में रिजल्टेंट कहाँ गया? इनसाइड द सॉलिड गया। कहाँ गया? इनसाइड द सॉलिड गया। कहाँ गया? इनसाइड द सॉलिड गया। दिमाग में फिट कर लो एकदम, कहाँ गया? इनसाइड द सॉलिड गया। ये क्या है? रिजल्टेंट फोर्स AR। So in this case, the resultant force of cohesive and adhesive is inside the solid। अब ये जो फ्री सरफेस है, इसको स्टेबल रहने के लिए कंडीशन है, देयर इज अ कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सरफेस। रिजल्टेंट फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस।
रिजल्टेंट फोर्स शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ए आर, अगर इस फोर्स को सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होना है, तो जो मॉलिक्यूल पहले नीचे था उसको कहाँ जाना पड़ेगा, ऊपर, तब जाके एंगल कितना बनेगा। इमेजिन ये जो ए मॉलिक्यूल है वो पहले यहाँ नहीं था, वो कहाँ था, नीचे था, मतलब सरफेस कैसा था, फ्लैट था। तो रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है, यहाँ पे है। एंगल 90 है क्या, नहीं। स्टेबिलिटी का कंडीशन क्या है, रिजल्टेंट फोर्स शुड बी परपेंडिकुलर टू द फ्री सरफेस, या तो टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों में से एक। तो अगर इस एंगल को 90 होना है तो ये ए मॉलिक्यूल को ऊपर जाना पड़ेगा। कब तक ऊपर जाना पड़ेगा, जब तक फ्री सरफेस रिजल्टेंट फोर्स को परपेंडिकुलर नहीं होता तब तक, मतलब द मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हैज टू क्रीप अप। क्या बोलते हैं उसको, क्रीप अप। तो स्टेबिलिटी, सरफेस की स्टेबिलिटी लाने के लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो मॉलिक्यूल होता है उसको ऊपर जाना पड़ेगा, so that the resultant force becomes perpendicular to the free surface. That is why अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सारे मॉलिक्यूल ऊपर चले जाए तो आपको क्या दिखेगा, कॉनकेव। अगर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के सारे मॉलिक्यूल नीचे चले जाए तो क्या दिखेगा, कॉन्वेक्स। तो सेम आइडिया इज फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस, मतलब वहां पे भी यही आइडिया है। What you have is a solid surface. What you have is a convex meniscus. ऐसा है. What you have is a molecule of the liquid at the point of contact of solid and liquid. What you have is a sphere of influence. What you see again is half part of sphere of influence is in solid, that is again AP. इसको मैं AP ही बोलूंगा हमेशा। What you see is that a very small part is in air. एक तो पार्ट भी स्मॉल है, ऊपर से एयर का डेंसिटी भी निग्लिजिबल है। इसका मतलब एडिसिव फोर्सेस ड्यू टू एयर कैन बी निग्लेक्टेड, बट कोहेसिव फोर्स यहाँ पे है। कोहेसिव फोर्स इज लगभग, you can take it anywhere but it should be inside the liquid, so it is inside the liquid। ये आ गया cohesive force। cohesive force और adhesive force again start from the same point। तो resultant is inside the liquid। तो ये आ गया resultant AR inside the liquid, बराबर। और अगर मैं tangent ड्रॉ करूंगा तो what I see angle is 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड टेंजेंट एट द फ्री सरफेस इज 90। पहले ऐसा था क्या, पहले नहीं था। तो पहले कैसा था, फिर पहले ये सरफेस ऐसा फ्लैट था। जब सरफेस फ्लैट था तब एंगल 90 है क्या, नहीं है। एंगल 90 होने के लिए मॉलिक्यूल को नीचे आना पड़ेगा। रिमेंबर, पहले सरफेस कैसा था, फ्लैट था, इट वाज फ्लैट सरफेस। रिजल्टेंट में और सरफेस में एंगल 90 नहीं है। वो 90 होने के लिए जो कांटेक्ट का मॉलिक्यूल है वो कहाँ आएगा, नीचे। और एक स्टेज ऐसा बन जाएगा जहां पे रिजल्टेंट फोर्स और फ्री सरफेस में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। तो द मॉलिक्यूल हैज टू क्रीप डाउन। तो कॉनकेव के लिए क्रीप अप, कॉन्वेक्स के लिए क्रीप डाउन। कॉनकेव के लिए क्रीप अप होता है कि क्रीप डाउन होता है, कॉनकेव सरफेस के लिए क्रीप अप होता है कि क्रीप डाउन होता है। व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट, व्हाट इज सरफेस टेंशन, व्हाट आर डायमेंशन सरफेस टेंशन। तो ये दो केसेस दे आर नॉर्मल केसेस, फेमस केसेस। तीसरा केस है प्योर वाटर का। तो याद रखना, ये जो तुमने बोला वाटर के केस में एक्यूट एंगल होता है, यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर कि यहाँ पे इन टोटल 4 एंगल्स की बात हो रही है। एक है 0 डिग्री,
एक है एक्यूट ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, एक है इक्वल टू 90, एक है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो 4 रीजन्स की हम लोग बात कर रहे हैं, 4 एंगल्स की बात कर रहे हैं हम लोग। एक है 0 डिग्री, एक है ग्रेटर देन 0 लेस देन 90, एक है इक्वल टू 90 और एक है ग्रेटर देन 90। 0 से 90 के बीच में एक्यूट एंगल कॉन्केव मेनिस्कस, 90 से ऊपर ऑब्ट्यूस एंगल कॉन्वेक्स मेनिस्कस, और इक्वल टू 90 होता है प्योर वाटर का केस। So in case of pure water, what you will see is, in case of pure water के केस में you will find कॉन्वेक्स तो कॉन्केव तो है, लेकिन ये हाईली कॉन्केव है। अब हाईली कॉन्केव से मतलब क्या, यहाँ पे आपने मॉलिक्यूल ले लिया एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ए मॉलिक्यूल ही बोलूंगा इसको मैं। इसका तुम अगर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखोगे, इफ यू नोटिस द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दिस, व्हाट यू विल फाइंड इज इसका हाफ पार्ट इनसाइड द सॉलिड है, इसका हाफ पार्ट इन एयर है, और इसका ऑलमोस्ट नो पार्ट इनसाइड लिक्विड है। मतलब लिक्विड के अंदर इसका कोई पार्ट है ही नहीं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का, ऑलमोस्ट नहीं है। यहाँ तक क्लियर? गुड, पक्का। तो एपी मतलब कौन सा फोर्स? एडहेसिव फोर्स। विच फोर्स? बराबर। और जब तुम्हारे पास कोहेसिव फोर्स है ही नहीं, एक ही फोर्स है, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? सेम। तो ये क्या है? रिजल्टेंट है AP इक्वल टू AR, क्योंकि रिमेंबर आधा पार्ट था सॉलिड में, आधा पार्ट था एयर में, और वाटर के अंदर स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का पार्ट लगभग नहीं है, तो कोहेसिव फोर्स ऑलमोस्ट नहीं है, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर भी नहीं है, तो ओनली फोर्स इज एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड। तो जब है ही एक फोर्स, एक ही फोर्स, रिजल्टेंट क्या होता है? वही होता है, रिजल्टेंट वही है। लेकिन अगर मैं सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स का एंगल 90 डिग्री किसके साथ होना चाहिए? टेंजेंट टू द सरफेस। तो मैं अगर सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, अलोंग द सरफेस आता है, और एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री। दैट इज व्हाई इन दिस केस यू हैव एंगल ऑफ कांटेक्ट टू बी 0 एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है बिटवीन टेंजेंट एंड द सरफेस ऑफ सॉलिड। यहाँ तो सॉलिड के सरफेस को टेंजेंट टच करके जा रहा है, तो व्हाट इज एंगल? तो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर लिक्विड? देखो लिखा है कि उधर प्योर वाटर, मतलब व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर? 0, क्योंकि इस केस में टेंजेंट इटसेल्फ इज अलोंग द सरफेस, और एंगल ऑफ कांटेक्ट तुम डिफाइन ऐसा करते हो, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस। यहाँ तो टेंजेंट और सॉलिड सरफेस है ही पैरेलल टू ईच अदर, व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट? 0। सो व्हाट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर? 0। अब एक आखिरी केस आता है 90 डिग्री का। वो केस हाइपोथेटिकल है, लेकिन केस काम का है। क्यों? क्योंकि वो आपको कंडीशन देता है कॉन्वेक्सिटी की और कॉन्केविटी की। मतलब सरफेस कब कॉन्वेक्स बनेगा, कब कॉन्केव बनेगा, उसका एक फॉर्मूला बना के दे देता है आपको। दैट इज अ इमेजिनरी केस, बट इट इज इंपॉर्टेंट केस। तो एक केस ऐसा बनता नहीं है, वो इमेजिनरी है। द केस इज लाइक कि जो सरफेस है वो ना कॉन्केव बना, ना वो कॉन्वेक्स बना, वो फ्लैट का फ्लैट रह गया। जब ऐसा फ्लैट का फ्लैट रह गया, तो ये आ गया आपका मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मॉलिक्यूल एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया, और अगर आपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस देखा, तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का एग्जैक्टली हाफ पार्ट सॉलिड में, 1/4 पार्ट एयर में, 1/4 पार्ट लिक्विड में। तो ए मॉलिक्यूल, इसका एडहेसिव फोर्स ड्यू टू सॉलिड क्या है? AP। इसका कोहेसिव फोर्स ड्यू टू लिक्विड क्या है? AC। तो ये आ गया AC। और इस केस में होता ये है, एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर तो हमेशा निगलेक्टेबल है। तुम कोई भी केस ले लो, एयर को निगलेक्ट ही करना, तो हम एडहेसिव फोर्स ड्यू टू एयर कंसिडर नहीं करने वाले। इसका जो रिजल्टेंट आता है क्या?
रिजल्टेंट आता है अलोंग द टेंजेंट, रिजल्टेंट इज अलोंग द टेंजेंट। तो रिजल्टेंट में और सरफेस में कितना एंगल है 90, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है 90 डिग्री। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड द फ्री सरफेस और टेंजेंट ड्रॉन टू द फ्री सरफेस, तुम फ्री सरफेस को टेंजेंट भी ड्रॉ कर लोगे तो वही आएगा ना, ये सरफेस फ्लैट है, फ्लैट को टेंजेंट क्या आएगा उधर ही आएगा, तो फ्लैट सरफेस को टेंजेंट ड्रॉ किया तो उधर ही आएगा वो, तो एंगल कितना बना 90, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है। हाँ तो ये हाइपोथेटिकल केस है, दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट बट दिस विल गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ऐसे केस में होता ये है कि ये एंगल 45 बन जाता है और बचा हुआ एंगल भी 45 बन जाता है, तो ये भी 45 और वो भी, यहाँ तक क्लियर, पक्का क्लियर। अगर ये तुमको समझ में आया कि ये एंगल 45 और ये एंगल भी 45 और तुमको थोड़ा बहुत वेक्टर का नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत सफिशिएंट है, ज्यादा नहीं भी पता होगा तो गुड, थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए। ये कौन था, ये कौन था रिजल्टेंट, ये कौन था रिजल्टेंट, ये कौन था रिजल्टेंट, कौन है रिजल्टेंट, ये कौन है एडहेसिव फोर्स। इसको इधर दिखा जाए तो क्या फर्क पड़ता है, नथिंग, क्योंकि मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ही ड्रॉ कर रहा हूं, मैं डायरेक्शन ड्रॉ ही नहीं करने वाला। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज ड्रॉ करता हूँ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, मॉड वैल्यू नेगेटिव को तुम पॉजिटिव ले सकते हो, तो मैंने सिर्फ क्या किया, मैंने एपी का मैग्नीट्यूड लिया और इधर ड्रॉ कर दिया, डजंट मेक एनी डिफरेंस, नो। एसी कोहेसिव फोर्स, ये आ गया आपका एसी कोहेसिव फोर्स, ये कौन है बराबर। और आपको पता है वेक्टर्स का एक अच्छा पॉइंट, तुम जहां चाहो उसको उठा के रख दो या रख दो, क्या फर्क पड़ा, नथिंग, नथिंग, नो डिफरेंस एट ऑल। तो इसी को मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, एब्सोल्युटली नो डिफरेंस। पर एक फायदा हमारा ये हो गया, ये एंगल क्या था 45, व्हाट इज साइन 45 या कॉस 45, साइन 45 कॉस 45 जो भी लोगे, लेकिन व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ साइन, अपोजिट अपॉन बराबर, व्हाट इज कॉस, तो मैं कॉस लेता हूँ तो साइन के यहाँ पे कॉस लेता हूँ, तो और एक काम होगा हमारा, अगर मैं कॉस लेता हूँ, एडजेसेंट कौन है एडजेसेंट एपी मतलब एडहेसिव फोर्स, हाइपोटेन्यूज कौन है मतलब कोहेसिव फोर्स, तो 1 ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एपी अपॉन एसी इक्वल टू 1/√2। तो जब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स का रेशियो 1/√2 आए, मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90, मतलब यहां से आप और एक कंडीशन निकाल लोगे, एक तो कॉन्वेक्सिटी की कंडीशन निकालोगे, एक तो कॉन्केविटी की कंडीशन निकालोगे, सिर्फ ये पता होना चाहिए कॉन्वेक्सिटी के लिए रिजल्टेंट फोर्स कहाँ है सॉलिड के अंदर, और कॉन्वेक्सिटी के लिए, कॉन्केविटी के लिए कहाँ पे है इनसाइड। अब तुम लॉजिकली सोचो, थिंक लॉजिकली, रिजल्टेंट फोर्स सॉलिड के अंदर कब होगा, जब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कोहेसिव फोर्स कोहेसिव की एडहेसिव, हाँ वेरी गुड, क्योंकि लास्ट टाइम एग्जाम में उल्टा लिखा कुछ लोगों ने, कोहेसिव की एडहेसिव, एडहेसिव, ये कंडीशन क्या है आपके पास, एपी इक्वल टू एसी बाय √2, एपी इक्वल टू एसी बाय, एपी इक्वल टू एसी बाय, एपी इक्वल टू एसी बाय, हाँ तो एक बार एपी ग्रेटर देन एसी बाय √2 आएगा, एक बार एपी लेस देन एसी बाय √2 आएगा। एक कंडीशन होगा कॉन्वेक्सिटी का, एक होगा कॉन्केविटी का। कौन सा कॉन्केविटी का, कौन सा कॉन्वेक्सिटी का, ये कौन सा कंडीशन है कॉन्केविटी, मैंने वही तो आपको बताया, मैंने वही बताया, कॉन्केव सरफेस होने के लिए रिजल्टेंट कहाँ जाना चाहिए इनसाइड द सॉलिड, मतलब एडहेसिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बाय √2, एडहेसिव फोर्स शुड बी ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स बाय √2, और कॉन्वेक्सिटी के लिए रिजल्टेंट कहाँ जाना चाहिए इनसाइड द लिक्विड, मतलब एडहेसिव फोर्स शुड बी लेस देन कोहेसिव बाय √2, तो ये आ गया कॉन्वेक्सिटी। यहाँ तक क्लियर। अगला टॉपिक कौन सा है, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। अब शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप, जब आप एक स्मॉल क्वांटिटी में लिक्विड को एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉप कर दोगे, छोड़ दोगे, तो वहां दो चीजें होगी, या तो वो जो लिक्विड है वो स्प्रेड हो जाएगा, मतलब ड्रॉपलेट नहीं बनेगा, या तो ड्रॉपलेट बनेगा, इधर लिक्विड विल स्प्रेड
और अ ड्रॉपलेट विल बी फॉर्म। अब ड्रॉपलेट जब बनता है तो उसके दो शेप बन सकते हैं। वो कौन से दो शेप देखते हैं हम लोग, डिपेंडिंग ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड सरफेस टेंशन। तो हम ऐसा करेंगे, हम सबसे पहले एक टेबल ले लेंगे, दिस इज सम फ्लैट सरफेस। हमने लिक्विड को ड्रॉप कर दिया, डिपेंड करता है कि कौन से लिक्विड को ड्रॉप किया। वाटर को ड्रॉप किया तो ऐसा शेप बनेगा, अगर मर्क्यूरी को ड्रॉप किया तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। तो दोनों शेप पॉसिबल है, वन इज फॉर एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, अदर इज फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। One is for a liquid which wets a solid, one is for a liquid which does not wet a solid. अब यहाँ पे हमको कौन सा शेप बनने वाला है एक फॉर्मूला के थ्रू बताना है, एक फॉर्मूला, और उसमें से आप 4 केसेस बना सकते हो। वो कैसे बनता है देखते हैं, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 डिफरेंट मटेरियल्स आर इन्वॉल्व। वन इज सॉलिड, one is solid which is inside here, one is liquid which is over here, other is air, तो other is air। तो यहाँ पे 3 सरफेस टेंशन आएंगे। सरफेस टेंशन, जब एक फ्लूइड एक सॉलिड के साथ कांटेक्ट में हो तब क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे याद रखना, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ कांटेक्ट में हो तो भी सरफेस टेंशन होता है। तो यहाँ पे 3 आपके पास मटेरियल्स है, सॉलिड, लिक्विड एंड एयर, बराबर। तो सॉलिड लिक्विड में एक सरफेस टेंशन, सॉलिड एयर में एक सरफेस टेंशन और लिक्विड एयर में एक सरफेस टेंशन, राइट। सॉलिड लिक्विड में एक, सॉलिड एयर में एक और लिक्विड एयर में एक। जहां जहां दो सरफेसेस, जहां जहां पे दो अलग मटेरियल्स मीट करे, जैसे लिक्विड और सॉलिड जहां पे कांटेक्ट में आया वहां पे सरफेस टेंशन होता है अलोंग द टेंजेंट। जहां पे 3 अलग सब्सटेंस है तो 3 अलग सब्सटेंस है तो 3 सरफेस टेंशन होंगे, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर, और डायरेक्शन हमेशा होगा अलोंग द टेंजेंट। तो एक एक करके हम इसको नाम भी दे देंगे, सम नेम वी विल गिव। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला लिक्विड एंड सॉलिड अलोंग द टेंजेंट, इसको जो नाम देना है दे दो। आपको T1 बोलना है, T2 बोलना है, जो बोलना है बोल लो, मुझे याद नहीं, मैं T2 बोल दूंगा। T2 is the surface tension between solid and liquid। यहां पे एक आ जाएगा T1, this is between air and और यहां पे भी एक ले लेंगे, दिस इज सॉलिड एयर, को बोल देंगे T3, बराबर। तो यहाँ पे आ गया 3 सरफेस टेंशन। एज आई टोल्ड यू, आई डू नॉट रिमेम्बर मैंने नोट्स में किसको क्या बोला है, तो एक बार वेरीफाई कर लो, कंफ्यूजन नहीं हो। ये T1 था, T3 है, T3 है, इसको T3 बोलना है, ठीक है, ये T3 है। ये कौन है, ये T1 है, ठीक है, ये T1 है, और ये T2 होगा। अब गुड, तो 3 सरफेस टेंशन आ गए। T1 इज बिटवीन सॉलिड लिक्विड, और ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, क्योंकि एंगल ऑफ कांटेक्ट इज द एंगल बिटवीन टैंजेंट एंड द सॉलिड सरफेस ड्रॉन इनसाइड द लिक्विड। ये टैंजेंट है कहाँ पे, फ्री सरफेस पे। ये क्या है, सॉलिड सरफेस। टैंजेंट और सॉलिड सरफेस में एंगल को क्या बोलते हो, एंगल ऑफ वेरी गुड, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब हमारा फोकस सिर्फ यहाँ, ऐसा भी सेम इसके लिए भी होने वाला है, बट मैंने बोला मैं दोनों में से एक ही केस लूंगा। तो अब इंपॉर्टेंट थिंग इज, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है T1, यहाँ पे आपके पास एक वेक्टर है दैट इज T3, और यहाँ पे एक वेक्टर है आपके पास T2, दिस इज T2, दिस वाज T3, और ये एंगल कितना है, थीटा। तो अगर मैं T3 का प्रोजेक्शन देखता हूं कहाँ पे, T1 पे, तो क्या आएगा, T3 cos थीटा। राइट में 2 वेक्टर्स है, लेफ्ट में एक है, तो क्या लिखोगे, T2 इक्वल टू T3 cos थीटा प्लस T1।
मतलब T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 cos थीटा, therefore cos थीटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T3। ये बन गया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला हमको बहुत कुछ बताएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री पता होना चाहिए, मैं इसलिए बोला कि फिजिक्स के लिए मैथ्स लगने ही वाला है आपको। अगर T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, T2 ग्रेटर देन T1 हुआ, तो T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0। लास्ट बेंच, लास्ट वार्निंग, गड़बड़ दिखी तो आज आखिरी दिन होगा आपका। T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन 0, बराबर। T2 माइनस T1 ग्रेटर देन 0 मतलब T2 माइनस T1 पॉजिटिव है, बराबर, दिस इज पॉजिटिव। और एक कंडीशन है, अगर T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब T2 माइनस T1 बाई T3 इज लेस देन 1, लेकिन cos थीटा, ये क्या है, ये क्या है, cos थीटा, तो cos थीटा लेस देन 1 बट पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव है ना, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा भी है, तो नंबर 1 से छोटा है लेकिन 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। cos की वैल्यू पॉजिटिव कौन से एंगल के लिए होती है, 0 से 90, 90 के ऊपर गए तो नेगेटिव, तो एंगल कौन सा हुआ, एक्यूट। एक्यूट एंगल कौन से टाइप के लिक्विड्स के लिए होता है, वही तो बात है, हमने वाटर है, हमने तो पहले ही बोल दिया वाटर है, हो गया। तो एक वैल्यू से, एक फॉर्मूला से आप बता रहे हो सरफेस का शेप क्या है, लिक्विड कौन से टाइप का है। अब ये भी तो हो सकता था कि T2 इज लेस देन T1, मतलब T2 माइनस T1 इज लेस देन, लेकिन T2 माइनस T1 अपॉन T3 अगर लिखोगे, ये लेस देन -1 ग्रेटर देन 0, और जो न्यूमरेटर नेगेटिव आ गया, न्यूमरेटर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब अगर मैं नेगेटिव वैल्यू छोड़ देता हूँ, फिलहाल मैं क्या लेता हूँ, मॉड लेता हूँ, न्यूमरेटर क्या है, नेगेटिव है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि फिलहाल नेगेटिव वैल्यू को साइड में रखो, साइड में रख दो नेगेटिव वैल्यू को, मॉड ले लो, मॉड ऑफ T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, मतलब डिनोमिनेटर अभी भी बड़ा है, मॉड वैल्यू के हिसाब से डिनोमिनेटर क्या है, न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, मतलब वैल्यू 1 से क्या है, कम है। अब निगेटिव साइन वापस दे दो, मतलब आपकी वैल्यू 0 से -1 के बीच में हो गई, 0 से -1 कॉस की वैल्यू, क्योंकि ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, कॉस है। कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 बट लेस देन -1, पता है कब होता है, पता है कब होता है, ऑब्ट्यूस एंगल ग्रेटर देन 90 लेस देन 180, मतलब लिक्विड कौन सा, मर्क्यूरी टाइप का, विच डज नॉट बेटर सॉलिड। तीसरा केस, अब बताओ, थक गए, थक गए, सबके सब थक गए, कैपेसिटी बिल्ड करना पड़ेगा, cos थीटा की वैल्यू 1, तब होता है 0 डिग्री। कौन सा लिक्विड है, प्योर वाटर, इट इज प्योर वाटर। लास्ट केस, T2 माइनस T1 ग्रेटर देन, T2 माइनस T1 बाई T3 ग्रेटर देन, पता है क्या है, इम्पॉसिबल, क्यों नहीं, व्हाट इज T2 माइनस T1 बाई T3, और cos थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन कब सुना है तुमने, होता ही नहीं है, उसका रेंज -1 से +1 ही है, इट कैनॉट बी ग्रेटर देन, राइट। So that's it for today.